बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की मंजराम पर आने वाली रिपोर्ट ने सियासी हलचल में मजीद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट ये बताती है कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स कमीशन से छुपाए गए, जबकि एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात भी फराहम की गई। साल 2008-9 और साल 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 34 करोड़ के एहतियात जाहिर किए, जबकि 1 अरब 64 करोड़ के एहतियात जो है मौसूल हुए थे। यानी इसमें से 31 करोड़ से जायद के एहतियात और 3 बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं किए गए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातों को पीटीआई की शफाफियत और एहतसाब के नारे पर तनकीद करने का एक मौका मैसर हो गया है। मुआशी सूरत हाल से लेकर सियासी चैलेंजेस से घिरी पीटीआई की हुकूमत, जो शुरू से ही एहतसाब और शफाफियत का नारा लेकर चली थी, 3 साल हुकूमत में रहने के बाद फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट इमरान खान और पार्टी की शफाफियत पर एक मुश्किल वक्त ले आई है। तो जमात साबिक हुकूमत और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को चोर, डाकू और मनी लॉन्डर साबित करने के लिए मीडिया पर तरह तरह के हकायक बयान किया करती थी। आज उसी पार्टी को हुकूमत में आने के बाद खुद ऐसे ही चैलेंजेस का सामना है। मगर इस सारी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ की वापसी यानी डील की खबरों से हुकूमत पर दबाव जो है वो मजीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसे कल डीजी ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील की नफी ने किसी हद तक जायल कर दिया है। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इमरान खान की सियासी मुश्किलात में इजाफा और एहतसाब के नारे को खोखला साबित करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। आज 2 सियासी जमातों की लीडरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुतालबात और ऐलानात किए गए, पीटीआई को टफ टाइम मिलने की तवक्को भी की जा रही है। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर डाला। इमरान खान ने तलाशी नहीं दी, जबरदस्ती ली गई। अब आपको भागने का मौका नहीं देंगे। इमरान खान का बाल बाल करप्शन, झूठ और मुनाफिकत में डूबा हुआ है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान से फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या किसी बड़े सियासी तूफान की चिंगारी होगी, जैसे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बेनामा लीक साबित हुई थी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मजहर अब्बास साहब भी अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सदाकत अली अब्बास साहब से पहले हम जो है वो ले लेते हैं राय रहनुमा पीटीआई हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब्बास साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं अपोजिशन की जानिब से। मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनका कहना है कि रिपोर्ट का जवाब देने की बजाय जमात को आप कहते हैं कि ब्रांड इमरान खान को जो है अवाम के सामने उजागर किया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इसकी समाअत होनी चाहिए। तो शफाफियत को साबित करने के लिए एहतसाब का नारा लगाकर आप हुकूमत में आए थे, तो क्या अपने एहतसाब को करने के लिए या अपनी शफाफियत को साबित करने के लिए पीटीआई क्या इस चीज़ की हामी है कि कार्रवाई को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए, ताकि अगर कुछ नहीं है तो जल्दी आपका नाम क्लियर हो जाए? देखिए, सबसे पहले ये जो मुस्लिम लीग नून का ये जो केस था, वो केस था फॉरेन फंडिंग का, और उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि पीटीआई ने कोई गैर मुल्की और ममनुआ फंड ली है, और जिसको उन्होंने साबित करना था स्क्रूटनी कमेटी में अकबर शेर बाबर ने ये केस साबित करना था, जो वो फेल हो गए। अब उनका जो ये मुद्दा है ये तो खत्म ही हो गया कि कोई फॉरेन फंडिंग है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो वो हमारा मौका भी है कि तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका चाहे वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही महीने के अंदर की ये स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, उनको तीनों को एक ही पैराए पे जज करे और सबकी फंडिंग सामने हो। और ये हमें यकीन है कि मरियम के जो अब्बू हैं उनके बारे में जो बेनजीर साहब ने इल्जाम लगाया हुआ है कि उनको $10 मिलियन उसामा बिन लादेन ने दिया था बेनजीर की हुकूमत खत्म करने के लिए, इसमें वो जरूर फंसेंगे। जबकि पीटीआई ने एक ऑर्गेनाइज फंडिंग की है, $40,000 का डाटा भी दिया है, और अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जितनी उसकी फंडिंग है उसको हम बिल्कुल साबित करेंगे। अगर कहीं कोई रिकंसिलिएशन का मसला भी है तो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वही वाली सदाकत अली भाई साहब बात है कि जिस तरह आप मनी ट्रेल का दूसरी तरफ मुतालबा करते हैं, यहाँ पर जो 31 करोड़ का फर्क है उसको आप जो है वजाहत उसकी नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये समाअत होती तो मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, वो केस ही खत्म हो गया, तो अब अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है तो उसमें आपको कोई मुज़ायका तो नहीं है ना? देखिए, 2 बातें, हमें डे टू डे उसकी हेयरिंग में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग चेक हो रही है, लिहाजा ये फेयर होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर चेक किया जाए और एक ही तरीकेकार से उनको टेस्ट किया जाए। एक बात। और जो दूसरी बात आपने जो की जी
ہماری جو اوور آل کوئی بھی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے، اور پی ٹی آئی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے پاس جو فورن فنڈنگ کی ایلیگیشن تھی اس کا تو کوئی گراؤنڈ بھی نہیں مل سکی. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این جو ہے وہ تو آرگنائز فنڈنگ کرتے ہی نہیں ہے، ان کو تو ایک انٹرسٹ گروپس ان کو فنڈ کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی نے اپنا 40,000 لوگوں کا ڈیٹا بھی دیا ہے اور ڈیٹیل بھی دی ہے، تو ہمیں اس کے کسی پروسیجر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی باقی پارٹیز کا ساتھ اگر ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اچھا ایک یہ بھی جو ہے وہ تنقید ہے کہ حتی الامکان آپ لوگوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ رپورٹ پبلک نہ ہو، جس کی وجہ سے پھر لگتا ہے کہ شاید دال میں کچھ کالا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کی طرف سے یہ جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک کہ رپورٹ پبلک نہ ہو سکے کسی طریقے سے؟ یہ رپورٹ ہمارا پولیٹیکل سیکرٹ ہے اور ہمارا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے. اب دوسری پارٹیوں پہ ہم کیوں ان کو رپورٹ اپنی دکھائیں؟ اگر کسی ادارے نے دیکھی ہے تو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. اگر ادارے نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اگر پی ٹی آئی کو ایک پوری پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ ایک ایڈوانٹیج ہے، ہم بیرون ملک فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں اور ہمارے ڈونرز ہیں جو ریگولر طریقے سے ہمیں دیتے ہیں. ہم ڈیٹیلز نہیں دینا چاہ رہے، ہمارا ایڈوانٹیج ہم نہیں دینا چاہ رہے. جیسا کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنا مارکیٹ کا، وہ ٹیکس اتھارٹیز کو اپنی ڈیٹیل دیتی ہے لیکن اپنے کمپیٹرز کو نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اور ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، سیاسی معاملات کو اور اپنے جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہمارے ایسٹس ہیں، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں. ہاں اگر کسی لیگیلٹی کے لیے، کسی لیگل میٹر کے لیے، کسی قانونی پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے کسی ادارے کو دکھانا پڑتا ہے، ہمیں دکھانے میں کوئی اعتراض نہیں. آج بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے مخالف پولیٹیکل پارٹیز کو دکھانے پہ ہمیں اعتراض ہے. صحیح. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئندہ 3 مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہم نے دیکھا کہ بلاول نے بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہ 27 فروری سے شروع کریں گے. پھر اپوزیشن کا اپنا ایک پروگرام ہے، اور پھر ادھر یہ رپورٹ جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی کی. تو یہی وجہ ہے، اور کیا ایک خطرہ تو ہے یقیناً پی ٹی آئی کے لیے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے؟ نہ بلاول اور نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ پیپلز پارٹی، نہ یہ ارریلیونٹ ہو گیا پاکستانی پالیٹکس کے لیے. جو پرائم منسٹر 3 مہینوں کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت بہت مہنگائی ہے، معیشت کے بڑے مشکلات ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ہاف ابھی اس میں ہے اگریمنٹ میں، ابھی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور معاشی جو مشکلات ہیں، ہمارا 3 مہینے میں ٹارگٹ ہے کہ ہم نے مہنگائی کو نیچے لے کے آنا ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں معاشی ان کو بہتر کرنا ہے. تو وزیر اعظم کا انٹرسٹ صرف معیشت ہے، اور ایک جو ہمارا ایک اپنے ایک ویلفیئر کا نظام ہے، ہمارا ایک سوشل پروٹیکشن کا نظام ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بلاول یا مریم یا شہباز شریف یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ماضی کے قصے ہیں. ان کی نہ کوئی ریلیونس ہے اور نہ پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس طرح سوچیں یا پریشان ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صداقت علی باز صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے مطابق تو اپوزیشن کو کوئی خاص گھاس ڈالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ریلیونٹ ہیں پاکستانی سیاست میں، لیکن کیا واقعی ریلیونٹ ہیں؟ کیونکہ ابھی جو کے پی کے سے ریزلٹس بلدیاتی انتخابات کے ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہیں. پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہونے والا ہے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وہ افراتفری کی سی سچویشن تھی. پی ٹی آئی اس کو لے کر بھی پریشان تھی. تو اگر اتنے ہی ریلیونٹ ہے پاکستانی سیاست میں دوسری پارٹیز، تو پی ٹی آئی کے لیے خطرہ کیا ہے؟ اور کیا واقعی 3 مہینے میں اس مہنگائی کو جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا جو اس وقت آسمان سے باتیں کری؟ بڑے اہم سوال ہیں جو یہاں پر اٹھ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے مہنگائی واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اپوزیشن کو بھی کسی طور نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے لائحہ عمل جو ہیں وہ لانگ مارچ کے حوالے سے طے کر لیے ہیں. مظہر عباس صاحب سے ہم ایک بریک کے بعد ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے، اور ان سے ان کا تجزیہ اور ان کی جو ایک رائے ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. تحریک انصاف جو کہ احتساب کا نعرہ لگا کر اور دوسری پارٹیوں کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگا کر اقتدار میں آئی اور صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی جیسے نعروں کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے پی ٹی آئی آئی، اس کے حوالے سے سوالات اب یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا فورن فنڈنگ کیس اس پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اس بنیاد کو ہلا سکتا ہے جس چیز کو، یعنی شفافیت کو بنیاد بنا کر یا دوسری پارٹی کی کرپشن کو بنیاد بنا کر اگر حکومت میں یہ پارٹی آئی ہے تو کس قدر خطرناک جو ہے یہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ مظہر عباس صاحب سے ہم اسی پر ان کی رائے لیں گے. سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ ہمارے صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے صاحب پی ٹی آئی کو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ
रिपोर्ट से कितना खतरा हो सकता है? क्या लगता है आपको, हुकूमत जा सकती है इससे या फिर पीटीआई की वो साख जा सकती है जिसकी बुनियाद पर ये वो हुकूमत में आए, शफाफियत का और एहतिसाब का नारा लगाकर वो हुकूमत में आए? देखिए, अभी तो कहना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, उस पर इलेक्शन कमीशन किस तरह असिस्ट करता है। इलेक्शन कमीशन का जब फैसला होगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है या ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि जी ये अकाउंट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग के हवाले से ममनुआ जो है फंडिंग्स हैं उसके हवाले से अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश होती है, तो डेफिनेटली पीटीआई को जो है वो ना सिर्फ ये कि सियासी तौर पे नुकसान होगा, अखलाकी तौर पे भी, क्योंकि वो एक पोजीशन पे जिस पोजीशन पे रह के वो सियासत कर रहे हैं कि जी हम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ सबसे ज़बरदस्त बयानिया हमारा है और हम इस मुल्क में एहतसाब और ये सारी जो बातें वो करते हैं, तो अगर उनके अपने ही अकाउंट से ये चीज़ें जो अगर साबित होती हैं तो फिर डेफिनेटली पीटीआई को नुकसान होगा। चाहे वो ये तो नहीं लगता मुझे कि पीटीआई कोई कलअदम करार दे दी जाएगी या जो है इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर इस्टेब्लिश अगर हो जाता है और इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मान लेता है, और जाहिर एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, पीटीआई इसको चैलेंज भी कर सकती है आगे सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन डेफिनेटली पीटीआई को सियासी तौर पे इस रिपोर्ट की बुनियाद पे अभी जो है बाजी नज़र में नुकसान हुआ है। लेकिन मज़ीद पीटीआई तो इस चीज़ के ऊपर बाज़िद है कि हम बड़ी मिसाली तरीके से और बड़ी शफाफियत के साथ फॉरेन फंडिंग के पैटर्न्स दिखा रहे हैं, हमने दिखाए हैं, तो ये पीटीआई उसी तरह से बयानियों को बनाने की कोशिश नहीं कर रही जिस तरह से कि पनामा केस में किया जाता रहा। कोशिश कर रही है, लेकिन वीकर विकेट पे। देखिए, एक तो डिले पीटीआई की तरफ से बहुत हुआ इस केस में, हवाले से नज़र आता है। आप कोई 7 साल से केस, 2014 से केस चल रहा है, ये अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ, उससे जाहिर होता है। और ये प्योरली इस वक्त पीटीआई की फंडिंग का केस था, क्योंकि पीटीआई ही के आदमी ने उन्होंने ये फाइल किया था इसके हवाले से, और उस ज़माने में 2013 में पीटीआई के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ये चीज़ें सामने आई थी, और उस वक्त भी जो उस वक्त पीटीआई के इलेक्शन हुए थे उस पर भी जस्टिस वजीउद्दीन की जो रिपोर्ट थी उससे भी ये जाहिर होता है। तो मामला गड़बड़ तो रहे पीटीआई के, इसमें करप्शन रही या नहीं रही, लेकिन मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रही है जिसका शायद उनको नुकसान हो रहा है इस वक्त। लेकिन अगर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है इलेक्शन कमीशन माफ़ कीजिएगा, तो पीटीआई को जो है वो आइंदा, क्योंकि अभी बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर आइंदा इलेक्शन होंगे, तो पीटीआई के लिए ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बहरहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, मैं सब डील की बातें हो रही थी, मियां नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही थी, फिर हमने देखा कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी हद तक ये तासुर जो है अब वो ज़ायल भी हुआ। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि खान साहब खुद जो है उन्होंने बयान दिया था कि राह हमवार की जा रही है वापस लाने के लिए, तो यकीनन एक खौफ या एक डर का एलिमेंट जो था वो था। लेकिन आज फिर खान साहब ने ये भी कह दिया कि मिसाली ताल्लुकात हैं फौजी क़यादत के साथ। तो क्या लगता है आपको, कितना बड़ा खतरा है इस वक्त जो अपोजिशन है और ख़ुसूसन नून लीग जो पीटीआई के लिए? नहीं, पीटीआई को नून लीग से तो खतरा है। ये अगर कहें तो पंजाब के जो अब तक के बाई इलेक्शन वगैरह के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं उससे लगता है कि पीएमएलएन की पोजीशन जो है अपनी जगह मजबूत है। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई ने पीटीआई को शिकस्त दी है, उससे नज़र आता है। तो पीटीआई का ओवरऑल बाई इलेक्शन ले लें, लोकल बॉडीज इलेक्शन ले लें, अभी तो पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने में अगर मगर से काम लिया जा रहा है, और वो अगर होते हैं और उसमें भी नताइज पीटीआई के लिए अगर मायूस कुन होते हैं तो पीटीआई के पूरे उसको शदीद धचका पहुँचेगा। जहाँ तक डील वील का बात है, जाहिर है अगर ये बातें हो रही थी तो एक फरीक ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सी हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा है कि सब चीज़ों को रद्द किया जाता है और फिर ऑल ऑफ अ सडन एक चीज़ पता चल जाती है हमें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एनआरओ है, या 2000 की जो डील हुई थी वो मौजूद है। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी बातचीत ज़रूर हुई होगी, मेरे ख्याल में बातचीत हुई होगी, कुछ चीज़ें हाँ ही होंगी सामने, लेकिन यकीनी तौर पे अगर डील नहीं है तो थोड़ी सी ढील है, कहीं डील हो जाती है, कहीं ढील हो जाती है। तो ये डील यकीनन नहीं हुई है। ये डील अगर हो गई होती तो नवाज शरीफ वापसी का ऐलान कर देते। सही है। तो उस हद तक तो डीजीआईएसपीआर ने क्लियर कर लिया और उनके
उनको क्लियर करने से पीटीआई को और इमरान खान को तक़वियत ज़रूर मिली। सही, तकवीत जरूर मिली है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, बाकी जो अपोजिशन है उनका भी जो हिकमत अमली है वो एक तरह से तय है। एक सौ ये अमल साहब के अलहदा इस तरीके से हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना, क्या ये सही हिकमत अमली? और आपको लगता है कि अभी हालात उस तरह के बन चुके हैं कि क्योंकि पहले भी मार्चेस का ऐलान तो होता रहा लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाया, तो आपको लगता है कि अब हालात इस तरह के हैं कि ये मुमकिन हो जाएगा और फिर कितना बड़ा खतरा है हुकूमत के लिए? ख्याल है अब ये सारे अगले इलेक्शन की तैयारियां, मुझे लगता नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्योंकि अगर एक डेढ़ साल अगर इलेक्शन ये गवर्नमेंट को रह गए हैं तो चंद महीने के लिए क्यों कोई चाहेगा, मेरा नहीं ख्याल के कोई भी चाहेगा। वो अलग बात है कि कोई न्यूट्रल सेटअप के तहत इलेक्शंस करवाना चाहे तो अलग बात है, वो वैसे भी बनता है इलेक्शन से पहले। तो एक वो तो ज़रूर है कि जैसे पीटीआई को अभी जो शिकस्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा लोकल बॉडीज़ में, तो शायद अपोजिशन ये समझ रही है कि अच्छा मौका है, उनको प्रेशर, मेरा ख्याल है ये सिर्फ दबाव के लिए किया जा रहा है, प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आने जा रही है, मुझे नहीं लगता इमरान खान कहीं जा रहे हैं या नवाज शरीफ जल्दी वापस आ रहे हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने पीटीआई के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अभी सियासी तनकीद का सामना ही था कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में नए इंकशाफात सामने आने लगे हैं। दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ़खर दुरानी के मुताबिक नथिया गली में लग्जरी होटल की तमीर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट पीटीआई को अतिया देने वाले को मिला है। कॉन्ट्रैक्ट का हामिल शख्स उस ऑफशोर कंपनी का मालिक है जिसने इराक जंग में अमेरिका को सिक्योरिटी खदमात फराहम की थी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एक ऐसे फद से पार्टी फंडिंग वसूल की है जो कि दरिशक सिक्योरिटी सोल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड नामी ऑफशोर कंपनी का मालिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जांच पड़ताल कमेटी रिपोर्ट में यह भी सामने आई है कि पार्टी डोनर मुमताज़ अहमद मुस्लिम ने पीटीआई को 24,000 से ज़ायद डॉलर्स अतिया किए थे। मुमताज़ मुस्लिम बैरून मुमालिक होटल्स के सदर और मालिक हैं और उन्होंने 15 अप्रैल 2018 को इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात भी की थी। इसके अलावा पंडोरा पेपर्स में शामिल 14 ऑफशोर कंपनीज की 1 करोड़ 20 लाख रुपया फाइल्स में से एक फाइल में भी मुमताज़ अहमद मुस्लिम का नाम शामिल था। इसी हवाले से मजीद क्या तहकीकात हैं और इमरान खान से मुताल्लिक खुलकर मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुदबुद के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने पीटीआई को भारी माली मुआवनत दी। इमरान खान अब उन्हीं कुव्वतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। इस बात का ताल्लुक मुमताज़ मुस्लिम से क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर दुरानी साहब। फ़खर दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या इंकशाफात जो हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और ये वही मुमताज़ मुस्लिम हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि पीटीआई को 24,000 डॉलर की इमदाद जो है वो दी गई थी? फ़खर दुरानी साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है आवाज़। जी जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ दुरानी साहब कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस में और क्या चीज़ें सामने आई हैं और ये क्या वही मुमताज़ मुस्लिम साहब हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि 24,000 डॉलर जो है वो इमदाद पीटीआई को इनकी तरफ से मिली थी, डोनेशन जो थी वो इनकी तरफ से मिली थी? बिल्कुल, ये वही मुमताज़ मुस्लिम साहब हैं। जैसे ही इनका नाम कमेटी में आया तो आपको मालूम होगा, हमने जब पेंडोरा पेपर्स पे काम किया था तो हमारे पास उस पेंडोरा पेपर्स की एक्सेस है। सबसे पहले मैंने यही चेक किया कि क्या इनका नाम कहीं पेंडोरा पेपर्स में तो नहीं है जो ऑफशोर कंपनी होल्डर्स हैं उसमें। तो लकीली समझ लें कि इनका मुमताज़ मुस्लिम साहब का नाम मुझे पेंडोरा पेपर्स से मिला, जो कि इन्होंने 2006 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी ग्रीसेस सिक्योरिटी के नाम से। जब हमने इससे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये मालूम हुआ कि इनकी ये जो ग्रीसेस सिक्योरिटी सोल्यूशंस है तो आपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और इस कंपनी की अपनी वेबसाइट के मुताबिक इनके 15,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो कि इराक में और अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस को गार्ड करती रही हैं। इसके बाद जब हमने फर्दर मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो हमें यह मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको अपना स्पेशल एडवाइजर भी बनाया ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट्स के हवाले से 2018 में।
अच्छा, इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फखर दुरानी साहब आपने निकाली है? ये जो अभी आपने एक पॉइंट दिया है कि सिक्योरिटी फराहम करती रही हैं, ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं, कहाँ कहाँ इनके जो हैं वो ताल्लुकात हैं? कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपकी तरफ से निकाली गई है इनकी प्रोफाइल? एक तो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से ये जो ब्रिसेल सिक्योरिटी सोल्यूशंस के नाम से कंपनी है, इसके अलावा इनके अगर आप सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे जाएं तो वहां से आपको मालूम होगा कि ये होटल चेन है बैरन्स के नाम से। अच्छा। तो ये बैरन्स होटल के प्रेसिडेंट और सीईओ भी हैं। अच्छा, नहीं तो ये इसी होटल के हवाले से ही इन्होंने जो रिसेंटली अभी इनको नकिया गली में होटल बनाने की बोली। अच्छा, कितने में ये ठेका मिला है दुरानी साहब? ये बताएगा कि ये पता चल सका कि कितने में मिला है और कौन सा होटल था पहले जिसका ठेका दिया गया है इनको? देखिए, हमने इस हवाले से काफी कोशिश की कि मुमताज मुस्लिम साहब से बात कर सकें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स वही बता सकते थे। हमने जब फवाद चौधरी साहब से पूछा तो उनको भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये ओपन बिडिंग के थ्रू दिया गया इनको, लेकिन ये जो इसकी डिटेल्स हैं ये मुमताज मुस्लिम साहब ही बात करके बता सकते हैं कि इनको कितने का दिया गया, या केपी गवर्नमेंट इसके बता सकती है तफसीलात। नहीं तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से मिला ठेका इनको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रेस होता है। जैसे ही अगर आप देखें कि इनका अगर डोनर के तौर पे नाम आ रहा है स्क्रूटनी कमेटी में, और उसके बाद अगर ये हमें मालूम होता है कि इनको एक टूरिस्ट स्पॉट पे एक 5 स्टार होटल बनाने का दिया गया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो रेस होता है। अब आगे इससे क्या मेरिट को देखा गया है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या मेरिट को देखा गया, ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये भी पता चला आपको? इस पे मैं फर्दर काम कर रहा हूँ और मैंने कोशिश की कि मुमताज मुस्लिम साहब से बात कर सकूँ। आज मेरा उनसे राब्ता हुआ है, लेकिन वो बात नहीं कर पाए क्योंकि वो शादी के फंक्शन में थे। तो उन्होंने कहा कल मैं इस पे आपको बात करूंगा और फर्दर डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, यानी वो मान गए हैं कि वो बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा दुरानी साहब, क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज के हवाले से एक बड़ा लूप होल हो सकता है इस तरह के लोगों की फंडिंग से? क्या समझते हैं आप? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पे बात की है। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि इस तरह की प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर वो स्पेशल एडवाइजर इनको लगाते हैं और इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी जरूरत होती है। मुझे ये नाम नहीं मालूम कि सिक्योरिटी इदारों ने इसके हवाले से कोई या प्राइम मिनिस्टर ने इनकी कोई क्लियरेंस ली थी इस हवाले से या नहीं। ये तो सिक्योरिटी इदारे ही बता सकते हैं या गवर्नमेंट बता सकती है कि क्या इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दी गई थी। और इस तरह की इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे इनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना, ये भी क्वेश्चन रेज होते हैं। ये गवर्नमेंट भी जवाब दे सकती है इसका। सही। अच्छा दुरानी साहब, रिपोर्ट में जिक्र हुआ, जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया कि आपने इस चीज़ को सबसे पहले चेक किया कि पंडोरा पेपर्स में इसका नाम तो नहीं है, तो आपको वो नाम जो है वो मिल गया, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आई। जबकि पनामा में भी हमने देखा कि मुख्तदर अफराद के नाम मौजूद थे, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें भी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने बुलाया था ब्रीफिंग के लिए, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन्होंने जो इनिशियली 50 लोगों का जो नाम आया था पेंडोरा पेपर्स में, उनको क्वेश्चनियर भी सेंड किया था और इस पर तहकीकात शुरू की थी। और फर्दर इन्होंने एक्सटेंड किया था क्योंकि ICIJ ने भी डाटा फर्दर रिलीज किया है। तो इन्होंने अभी दायरा कार, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अराउंड 250 लोगों के हवाले से इन्होंने दायरा कार बढ़ाया है और उनको क्वेश्चनियर भी सेंड किया इंक्वायरी के लिए। अच्छा दुरानी साहब, खबरें कुछ इस तरह से भी आ रही थी कि इनको एडवाइजर भी लगाया जाना था। अप्रैल 2018 में इनको एडवाइजर लगाया गया था स्पेशल प्रोजेक्ट के हवाले से। स्पेशल प्रोजेक्ट और जहाँ तक अभी एडवाइजर लगाया जाना था, वो मेरा ख्याल है अबराज के वो जो नकवी साहब थे उनके हवाले से ये बात थी कि उनको शायद इन्होंने एडवाइजर लगाना था फाइनेंस के हवाले से। अच्छा, ये अगर चीज़ें उस तरह से साबित हो जाती हैं जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं दुरानी साहब, तो ये जो केस है ये कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है आपके ख्याल में खान साहब के लिए या PTI के लिए? आपने देखा होगा कि आज की डेवलपमेंट भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं सबने यूनानिमसली ये डिमांड किया है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी जो फाइनेंशियली रेगुलरिटीज हैं जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इसके हवाले से जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि शायद ये पॉलिटिकली इनके ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अगर ये कोई इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई
अपना ऑर्डर जारी नहीं करता है या हुकूमत इसकी कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं देती। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही मानना है कि पीटीआई का इस फॉरेन फंडिंग केस को लेकर प्रेशर बढ़ता जाएगा और इसके साथ और चीज़ें भी जुड़ रही हैं, जिस तरह कि आज हमने देखा कि ये होटल के कॉन्ट्रैक्ट वाली एक बात थी, वो भी सामने आई है। तो यकीनन प्रेशर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता रहेगा अगर इसको उस तरीके से ना लिया गया या अपना नाम उसमें से क्लियर ना करवाया गया या उसको उस तरीके से सीरियस ना लिया गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।